वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 तो 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को करके जाना चाहिए आखिरी समय पे, लास्ट में एक बार आप देख लेना चाहिए इसको। तो हम उसको बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम लोग उन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और इसी आशा के साथ कि हम लोग बहुत अच्छे से इस रण को जीतेंगे और विजयी होकर लौटेंगे बेटा। तो 17 तारीख का जितना बेसब्री से इंतज़ार आपको है उतना ही ज़्यादा हम लोगों को भी है बेटा। तो आप एक काम करेंगे कि फाइनल टच के समय पे थोड़ा सा चीज़ों को जैसे हमने कहा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखना है तो आपने कई बार देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखना है ताकि कोई वैल्यू या कोई न कोई डेटा हमारा मिस ना हो जाए। ठीक है। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है रिफ्लेक्शन। इस पे एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आ सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर में रखा है ना। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोगों ने अगर उसको बेटा एलोंग, एक बात याद रखिएगा, ये लिखा है लाइज एलोंग। अगर आपको बोला जाता है कि एक रॉड को, जो PYQ में क्वेश्चन मिलता है, एक रॉड को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर में, अगर इस रॉड को हम लोग क्या करते हैं, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस रॉड को एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करते हैं और ऐसा प्लेस करते हैं कि जैसे उसमें बोला जाता है कि एक किनारा रॉड AB का एक किनारा, मोबाइल फोन का एक किनारा, ये मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन का एक किनारा ये वाला हमारा जो है ना, ये किसको कहाँ पे आता है, ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दिस इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आएगा, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतने पार्ट की इमेज आपकी जो है वो इसी के नीचे बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन है, तो अब इस मोबाइल फ़ोन में ये वाला पार्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, तो इसकी इमेज तो आपकी यहीं पे बन जाएगी। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इमेज बन जाएगी और हाइट भी बराबर होगी। तो BC डैश है ना, B डैश कह सकते हैं आप इसको बेटा, B डैश कह सकते हैं। तो ये B डैश हो गया। अब हमें इमेज बनानी है, किसकी बनानी है, इस वाले पॉइंट की बनानी है। इस वाले पॉइंट की इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इस वाले पॉइंट की इमेज बनेगी। ये पॉइंट है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कॉनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। इसका मतलब इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं जाके। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको मिलाया और इमेज हमने यहाँ पर ली। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे ही आपकी इमेज यहाँ बनेगी तो ये वाली इमेज आपकी बड़ी बनेगी। क्यों, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमारी इन्वर्टेड बनती है, मैग्नीफाइड बनती है बच्चों। तो आप इस फ़ोन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इन्होंने जो बोला है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में फ़ोन या रॉड, जो PYQ में एक 10 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आया था, वो आपका आ चुका है। तो मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे कि इस A की इमेज जो है वो हमारी A डैश बनेगी। बच्चों A की इमेज जो है वो A डैश बनेगी। तो A पॉइंट की इमेज हमारी A डैश बनेगी। तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, AB, ऐसे ही हमारे पास B डैश और A डैश। तो हम लोग को ये वाली हाइट ज़्यादा होगी क्योंकि ये वाली हाइट हमारी इधर आपकी मिल रही है। तो हमें पॉइंट A की इमेज निकालना है। तो याद रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ U। किसी भी क्वेश्चन में आपको U गिवन होगा और बेटा आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। और जब V पता चल जाएगा, फोकल लेंथ मालूम है हमको, तो आप V मालूम पड़ जाएगा। तो V जो है, V माइनस ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है आपकी 2F, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो V माइनस 2F को कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज। V माइनस 2F को कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज कहते हैं बेटा। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, और हम लोग उस क्वेश्चन को अगर कर लें तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। किसी भी क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि रॉड का या मोबाइल फोन का कौन सा किनारा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये बोला जाएगा। अगर ये किनारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दूर वाला, मतलब जैसे हमने बोला रॉड रखी है, मोबाइल फोन रखा है, तो मोबाइल फोन का पास वाला किनारा, पोल के पास वाला किनारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है या दूर वाला, तो इन्होंने बोला है दूर वाला किनारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। डन। तो क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको इसकी फोकल लेंथ दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर, इसकी मैं लेंथ दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ, आपको बताना है लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी। तो रॉड को आपने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक बात सभी बच्चे बिल्कुल इस बात को दिमाग लगा के देखिएगा कि हमको ऐसी कंडीशन पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो रॉड का पास वाला हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा या दूर वाला होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, इस क्वेश्चन के लिए एक बड़ी बात यह है, जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, इस क्वेश्चन के लिए एक बड़ी बात बेटा यह है कि अगर मैंने कहा कि यह 10 सेंटीमीटर है, समझना, और यहां से यहां तक है 2f, तो इसका मतलब 2f में 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये 10 ही तो बचेगा, यानी कि u की वैल्यू तो 10 ही आएगी। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू फाइंड करनी है और f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे आराम से इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, राइट। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, 1/f हो जाएगा बेटा, 1/v हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा, 1/- का 10 आएगा, 1/v निकालना है और बेटा 1/- आएगा, ये इधर आएगा। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब हमने आपको अगर ऐसी कोई वैल्यू सेट करके दी है, जैसे मैंने आपको ये वाला किनारा कहाँ पे दिया है बताइए, ये वाला किनारा मैंने फोकस पे दे दिया है, तो मुझे यहां से दिख रहा है कि v की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। तो अब आपको एक बात ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन में कि हमारी कहीं ये गलती ना हो जाए कि हमको कौन सी डिस्टेंस दी जाएगी क्वेश्चन में, तो आपको मालूम है फिर इमेज बड़ी ब्लर बनेगी और ये वाली इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने डायग्राम बनाने को बोला है, इसमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए, मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन जो PYQ है उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर इसका एक दूसरा क्वेश्चन PYQ में है तो मैं आपको उसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं बच्चों। उसमें ये दिया है क्वेश्चन में, ये कॉनकेव मिरर है, आ चुका है नीट में, और इस कॉनकेव मिरर में आपको बेटा ये पोल है और ये बेटा फोकस है और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बेटा एक हमने यहां पर लिया है, एक हमने ली है यहां पर रॉड, और बोला गया है रॉड लाइंग ऑन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रॉड आपकी 10 सेंटीमीटर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करती है। तो अ रॉड ये लाई करती है, लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कह रहा है कि नियरेस्ट एंड ऑफ रॉड, ये कह रहा है नियरेस्ट एंड ऑफ रॉड, रॉड का नियरेस्ट एंड जो है वो उसकी इमेज जो है वो वहीं पे बनती है, या नियरेस्ट एंड आपका 20 सेंटीमीटर पर है। बेटा अगर फोकल लेंथ इसकी गिवन है 10 तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा C। इसका मतलब नियरेस्ट एंड कहां पे आ गया, C पर आ गया। तो आप केवल प्रॉब्लम है किस बात की, हमको इमेज बनानी है केवल और केवल इसकी, तो इसी के नीचे बन जाएगी बराबर हाइट की, C की प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसकी इमेज बनानी है। तो अब हमारा मेन काम हो गया इमेज ऑफ पॉइंट B। तो पॉइंट B की जो इमेज बनेगी वो बेटा आपकी U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये पूरा 30 हो जाएगा, -30
सेंटीमीटर। v कितना है निकालना है, f कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर। 1/f रखेंगे, 1/v रखेंगे, 1/u रखेंगे, -10 हो जाएगा, 1/v होगा और ये बेटा आपके पास माइनस लगेगा तो अब 30 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, इसको इधर लाएंगे 1/10 आएगा बेटा, यहाँ पे 1/30 आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, इसको 30 कर देंगे बेटा हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1, तो v की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस की 15, राइट। तो बेटा आपको पता है कहाँ पे इमेज बन रही है बच्चों, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कहां पे बन रही, यहां पे बन रही है और ये इमेज हमारी छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होता है तो इसकी इमेज हमारी बिटवीन सी एंड एफ बनती है छोटी। इसका मतलब ये कितना दिया है 15, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइएगा, इमेज वाली इमेज रॉड की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपका क्वेश्चन में भी ऐसा भी आ सकता है कि सी के बियॉन्ड भी रख सकते हैं, सी के हम अंदर भी रख सकते हैं। ओके राइट, हम आगे आ जाते हैं बेटा अपने अगले वाले सवाल पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो पहला केस है कि हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर माइनस में। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मैं पहला केस बता देता हूं, दूसरा आप अपने आप कर लीजिएगा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आता है बच्चों। 1/v निकालना है, 1/ माइनस का 10 आ जाएगा, 1/ माइनस का 7.5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 1/v आएगा, 1/7.5 आएगा, माइनस का 1/10 प्लस चला जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी -30 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा बेटा एक बात बताएं आपको कि अगर किसी कॉनकेव मिरर में अगर आपका कुछ चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, देखिएगा कॉनकेव मिरर में अगर v माइनस में आता है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये इंसिडेंट रेज आ रही है तो u तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, लेकिन अगर v नेगेटिव आता है तो नेगेटिव v जो बताता है वो रियल इमेज की पहचान है। और अगर मान लीजिएगा हमारी इमेज यहाँ बनती है तो उसके लिए v पॉजिटिव आता है, तो मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, राइट। अच्छा बेटा हम इमेज की अगर हाइट निकालना चाहें या हम आपको मैग्निफिकेशन बताना चाहें तो मेरे पास -v/u आएगा और इस वाले फॉर्मूले में आप v की वैल्यू पुट करिएगा और u की वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर बेटा यहाँ से आएगा और दैट विल बी -3। तो अगर m की वैल्यू -3 आती है तो रिमेंबर कि आपका जो हमारा मैग्निफिकेशन है दैट विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेज। आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग का ये क्वेश्चन डन और हम लोग दूसरे वाले पार्ट को आराम से कर सकते हैं। देखिए, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास। देखो बेटा ये आपको स्फेरिकल ग्लास दिया गया है और स्फेरिकल ग्लास सरफेस और ग्लास का बेटा हमें म्यू कितना दिया है 1.5। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस। लाइट हमारी यहां से आती है, यानी एयर से लाइट जा रही है ग्लास में। जहां से लाइट जाती है उस मीडियम का RI μ1 होता है, जहां पर जाती है उसका RI μ2 होता है। अब बेटा क्या कह रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ये आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, पोल आपका बेटा इधर है, तो सारी डिस्टेंस हम पोल से लेंगे। अगर अलोंग द पोल अलोंग इंसिडेंट रे लेंगे तो पॉजिटिव आएगा और बेटा अगर ऑपोजिट लेंगे तो
नेगेटिव आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100। यहां पर आपका लाइट सोर्स है, ये सोर्स है, तो सोर्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पोल से? 100। 100 का मतलब है माइनस में बेटा, राइट। अच्छा बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूला होता है आपका, इसमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लगाएंगे, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। बच्चों क्या ये फॉर्मूला सारे बच्चों को क्लियर है? हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने इस तरह से थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में करके और उसको उन्होंने ख़त्म करने के उसमें किया है, लेकिन हाँ फिर भी आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आपका इसको ना कर पाए, राइट। तो बेटा एक काम करते हैं हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो v की वैल्यू निकालने के लिए u की कितनी, μ2 कितना हो गया 1.5, v निकालना है, μ1 हो गया माइनस का बेटा 100 हो गया, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और μ2 हो गया हमारा बेटा, μ2 का मतलब है यहाँ, ठीक, तो ये 1.5 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और r की वैल्यू आ जाएगी 20, और वो भी प्लस में आ जाएगी। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएं, सॉल्व करिए। देखो ये प्लस आ जाएगा 1.5, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन एनसीईआरटी में कैलकुलेट करके उन्होंने दिया है, ये आपका 20 आ गया, ये बेटा नीचे 140 आ गया। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ रही है प्लस का, v की वैल्यू बेटा आ रही है प्लस 100 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल बात कि हमारा पहले बेटा v प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब जानते हैं क्या होगा? प्लस का मतलब होता है कि हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा? हमारी इमेज जो बनेगी, सिंपल सा बात है बेटा कि हमारी इमेज अंदर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज हमारी अंदर बनेगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। डन हो गया। और बेटा अंदर नहीं बनेगी, ये तो 20 है, ये 40 है, और उधर बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। तो हमारे पास बेटा अगर कोई भी सवाल इस तरीके का आता है तो हम आराम से कर लेंगे। एक बहुत ही प्यारा सवाल है, मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद, और बेटा इसके पास ग्लास लेंस दिया गया है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने दिया है म्यू की वैल्यू या एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1.47, और कहते हैं डिसअपियर इन ट्रफ ऑफ लिक्विड। ये हमारा ग्लास जो है वो डिसअपियर हो जाता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? कुड द लिक्विड बी वाटर? पहली बात तो एक बात बता दूं मैं कि लिक्विड का आरआई अगर ग्लास के आरआई के इक्वल होगा तभी वो लेंस हमारा क्या करेगा, अपनी पावर को जीरो करके प्लेन ग्लास प्लेट की तरह वर्क करेगा, और उसकी बेटा फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब लिक्विड शुड बी ऑफ एज मच एज, जितना भी हमारा लेंस का आरआई दिया है उतना ही आरआई बेटा हमारे लिक्विड का होना चाहिए। अब क्या ये आरआई, कुड इट बी वाटर? क्या ये आरआई वाटर का है? तो आरआई ऑफ वाटर जो होता है बेटा, ए म्यू डब्ल्यू हम कहते हैं, दैट विल बी 1.33। तो बेटा ये वाटर नहीं है, लिखा हुआ है इट कुड नॉट बी, इट कुड बी ग्लिसरीन एंड लिक्विड इज नॉट वाटर, राइट। आंसर भी दिया है। ठीक, आगे बढ़ जाएं, टाइम बर्बाद मत करिए। अच्छा, इससे ज्यादा वाले आरआई में डालेंगे तो लेंस अपना नेचर बदल देगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और एक इसको लगाने के लिए आपको केवल एक ही स्टेप पे केवल लगाना है, और बाकी स्टेप थोड़े से ओरली करने हैं, है ना। तो एनसीईआरटी में किस पेज पर ये क्वेश्चन दिया है बच्चों? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपका किस पेज पर दिया है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 330 नंबर पे दिया है ना। अब 330 नंबर पे पेज पर बेटा, पेज नंबर 330, राइट। तो ये एग्जाम्पल लगा के ज़रूर जाइए, क्योंकि कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बच्चे हमारे घबरा जाते हैं कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा। देखो बेटा, कॉन्वेक्स के सामने कॉन्वेक्स को बनाते हैं, और हमारे पास बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये दिया है 30। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये रेड कलर ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे
तो u इज -30, राइट। रियल ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है बेटा, राइट। और बेटा f कितना दिया है, f कितना दिया है बताओ, f दिया है आपका प्लस का 10, तो v निकालिए कितना आएगा, तो 1/v माइनस 1/u 1/f 1/v हो जाएगा, माइनस का बेटा 30 आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, और बेटा माइनस का मतलब 10, और बेटा 1/v 1/10 माइनस 1/30, बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा v इक्वल टू प्लस का 15। तो फ्यूचर डॉक्टर्स देखिए जरा, आपको यहाँ पर +13 पर इमेज बन रही है, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस दोनों प्लेनो कॉनकेव भी दिया है ना, दिख तो रहा है ना, प्लेनो कॉनकेव के बीच की डिस्टेंस 5 दी है, यहां पर प्लेनो कॉनकेव है और डिस्टेंस दी है 5, और पता है आपको यहां से हमारे पास यहां से लेकर ये 5 और ये देखो हमारी इमेज बनाएगा, और ये इमेज बनेगी बेटा इन्वर्टेड रियल, ये दिस इज अ इमेज बाय कॉन्वेक्स, ये इमेज कॉन्वेक्स के द्वारा बन रही है, और कितने डिस्टेंस पे बन रही है, टोटल 15 पे बन रही है, यहां से यहां तक 15, इसमें 5 निकाल दीजिए तो बताइए कितना बचा, 10। अरे यार बात खत्म, काम खत्म, 10 पर आ गई है हमारी इमेज। तो कॉनकेव के लिए, प्लेनो कॉनकेव के लिए आप एक काम करिएगा कि आपकी जो फोकल लेंथ -10 दी है, इस -10 की बात करिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया है, फोकस पे आ गया है, और यही वाला रियल इमेज बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की जो रियल इमेज है विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेनो कॉनकेव, बेटा फॉर प्लेनो कॉनकेव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा कुछ दिमाग मत लगाइए प्लीज, कोई दिमाग मत लगाइए, आप एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस पर हमारा ये ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, फोकस पे, तो अब कॉनकेव लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा है, और अब कॉनकेव लेंस के लिए हमारा बेटा फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। आपको पता है कि किसी भी लेंस की बात अगर हम करेंगे तो पैरेलल आने वाली रेज जो होती हैं इनफाइनाइट से, वो लेंस के फोकस की तरफ कॉन्वर्ज हो जाती हैं, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हम बेटा फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमारी इमेज इनफाइनाइट पे बन जाती है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट कॉनकेव में रखा है तो भी इनफाइनाइट पे है। इसका मतलब कि हमारा ये लेंस कहां पे बनाएगा इमेज, तो विल फॉर्म इमेज, ये वाला लेंस जो है वो आपका इमेज कहां पे बनाएगा, एट इनफाइनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और बेटा बिल्कुल क्लियरली आपका इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि हमारी सेकंड जो लेंस है उसकी इमेज आपकी बनेगी इनफाइनाइट पे बनेगी। और एक बहुत बड़ी बात है बेटा, जो वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है इनफाइनाइट पर, ये हमारी लेफ्ट ऑफ द लेंस बनेगी। क्यों बनेगी बताओ, रीजन क्या है? एक्चुअली हमारा ये जो लेंस होता है ना, चाहे ये ले लें और चाहे ये ले लें, इसके लिए हमारी अगर रियल ऑब्जेक्ट इधर होती है तो रियल इमेज यहां बनती है वर्चुअल, और अगर रियल ऑब्जेक्ट यहां पे है तो वर्चुअल इमेज यहां बनेगी, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज उधर ही बनेगी। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो रियल इमेज इधर बनेगी। इसका मतलब इसके लेफ्ट में क्या बनेगी, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज। अच्छा एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, कि जब ये हमारी फाइनल इमेज, हमारी वर्चुअल इमेज फाइनल वर्चुअल इमेज सेकंड लेंस के लिए, तो सेकंड लेंस के लिए हमारी जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो लेफ्ट साइड बनती है, और जब लेफ्ट साइड बनती है ना तो इनफाइनाइट पे बनती है।
और इसके इनफाइनाइट पे अगर हमारी बेटा रखी हुई है कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, तो ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके लिए तीसरे लेंस के लिए हमारी ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, तो तीसरा लेंस इमेज बनाएगा 30 पे, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी दी गई है 30 पे। फिर सुन लो, मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, फिर से सुनिए, अच्छा सवाल है। देखिए बेटा, मैं अगर आपको बोलूं कि सबसे पहले पहला लेंस ये वाला फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 10 एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30, तो हम लोग इमेज की पोजीशन निकाल देंगे और वो आ जाएगी हमारी 15, और वो भी प्लस में आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 15 हमारा इधर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। अच्छा 15 जब इधर आ जाएगा तो 5 माइनस कर दो तो 10 ही बचेगा ना। इसका मतलब हमारा यहीं पे बन गई बेटा, समझिए, राइट। और जब यहां पे हमारी बन जाएगी तो हमारा जो दूसरा लेंस है, समझना ध्यान से, दूसरा लेंस जो हमारा है वो इमेज को बना रहा है इस जगह पे, राइट। और ये क्या है, ये है इसी का फोकस, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पे है। और जब फोकस पे हमारी इमेज बनेगी, और वो भी मालूम है ये हम लोग बना रहे हैं जो ये वाला वो रियल इमेज बना रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा लेंस लेंगे तो यही रियल इमेज सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहां पे आएगी, लेफ्ट साइड, और वो भी इनफाइनाइट पे, क्योंकि सेकंड लेंस का फोकस क्या है बेटा 10, और फोकस अगर 10 है, फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब फोकस पे हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हमारी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। तो अब तीसरे लेंस के लिए, थर्ड लेंस के लिए हमारी ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया इनफाइनाइट पे, तो तीसरा लेंस हमारी इमेज कहां बनाएगा, इधर। और इमेज जब बनाएगा इधर तो बनाएगा 30 पे बनाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे आने वाली रेस 30 पे जाके कॉन्वर्ज कर जाएंगी। तो फाइनल इमेज आपकी जो बनेगी वो थर्ड लेंस से बनेगी, 30 पर बनेगी, आंसर आ जाएगा। तो बेटा काम तो एक ही में करना है, ठीक है, बाकी फोकस चेंज करते रहना आप। तो मुझे लगता है, आई होप कि मैंने आपको ये समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। वॉट स्पीड शुड बी गैलेक्सी मूव। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन है आपका एक्चुअली v इक्वल टू एन लैम्डा, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम लोग अगर बात करेंगे तो c क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। तो न्यू इंटू लैम्डा अगर बेटा कांस्टेंट होता है तो फ्रैक्शनल चेंज लगा दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए, या इसको बेटा आप ऐसे लिख दीजिए, और इसी से निकालिए तो हमारे पास डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इससे वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, देखो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये है क्या, एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इसी के लिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया इंतजाम, और बेटा मैंने यहाँ पर आपको ये वेव ऑप्टिक्स है, और बेटा ये वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आएंगे और पेज नंबर मैं आपको देता हूं बेटा, पेज नंबर है, दिस इज 359, पेज नंबर है 359, एंड हम लोग बात करेंगे 359 पेज नंबर पर। तो बच्चों 359 अच्छा ये हम लोग का क्या होता है कि 359 में ये देखिए पेज नंबर आ गया आपका 361, और इसके बाद हम आएंगे, देखिए 360 आया, और बेटा हमारा पेज नंबर ये 359 आया। बेटा ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए ध्यान से, ये दिया है, और ये एग्जाम्पल जो दिया है सारे बच्चे इस एग्जाम्पल को देखिए, और इन्होंने ये बताया है कि फ्रैक्शनल चेंज, और ये हमेशा v रेडियल अपॉन c, और ये बात यहाँ पे नहीं,
यहां पे आपको लर्न करनी है कि आपको इस आर्टिकल में दिया है फ्रैक्शनल चेंज, लिखा है सेम, बेटा साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल में कि फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो आपकी आती है इज गिवन बाई वी रेडियल अपॉन सी, और वी रेडियल जो होती है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्योंकि जब हम लोग का अवे जाएगा तो हम इसको बेटा फाइंड कर सकते हैं, और वी रेडियल आपको बेटा क्वेश्चन में दिया गया है। तो सारे बच्चे जरा क्वेश्चन को देखिए, साफ साफ यहाँ पे वैल्यू दी गई है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें एक्चुअली वी रेडियल ही निकालना है, वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, और आपको इन्होंने वेवलेंथ का चेंज दे रखा है, पहली वेवलेंथ ये, बाद वाली वेवलेंथ ये, और हम लोग निकाल देंगे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। चेंज कितना है, दोनों का अंतर निकालेंगे, यहां रख लेंगे चेंज। बेटा इसका कितना डिफरेंस है, 0.6 आया, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इनिशियल 589, ये आ गई वैल्यू, उठा के रख दीजिए, यहां आंसर आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया? मैं बॉटम लाइन बोलना चाहता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन सी, वी रेडियल कह दीजिए, V अपॉन सी, और इसी वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, और हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.6 अपॉन 2589, और V निकालना है, और 3 इंटू 10 की पावर बेटा यहां पे आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो राइट आंसर बेटा हमारा आ जाएगा। देख लीजिए राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन है, 2 स्लिट्स आर मेड, और 2 स्लिट को हमने 1 मिलीमीटर अपार्ट, इसका मतलब 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस हम लोग ये ले लेते हैं, और 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया बेटा हमारे पास, और कहते हैं कि स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी पर स्क्रीन रखी गई है, और ये वैल्यूज पता है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू लाइट, लैम्डा दिया है 500, 5000 कर लो, या आप नैनोमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदल दो। इन तीनों वैल्यू को लेकर फ्रिंज सेपरेशन जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का दूसरा नाम है। फ्रिंज, एक फ्रिंज दूसरे फ्रिंज से कितना दूर है ना? तो बेटा हमारे पास W फाइंड करना है, डी लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। जल्दी से बताइए, हो गया? फ्रिंज की विड्थ किन किन बातों पे डिपेंड करती है, सवाल यहां से बनता है। लैम्डा आ जाता है, 1 अपॉन डी आ जाता है, और बेटा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, W अपॉन D1 अपॉन D2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और उल्टा कर देंगे तो D2 अपॉन D1। तो आपके पास 1, 2, 3 चीजों में कोई भी चीज सेम रह सकती है, कोई भी चीज बदल सकती है। 2 अलग अलग केस के लिए फ्रिंज की विड्थ के सवाल आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज। याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे को ये चीज ना तैयार हो। देखो देखो बेटा, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये आपको पेज नंबर दिया है 366, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन Young's modulus double slit experiment due to each of the following operation when the screen is moved away from the plane of the slit। स्लिट के प्लेन से स्क्रीन को दूर कर देंगे बच्चों। तो एक बात याद रखिएगा, इन्होंने ये बात बोली है कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रिंज के बीच का एंगुलर सेपरेशन कांस्टेंट हो जाता है, एंड एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इंक्रीज करता है, यानी विड्थ हमारी। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने मालूम है क्या बोला, इन्होंने बोला डी बढ़ा दो, इन्होंने कहा डी बढ़ा दीजिए, तो W क्या हो जाती है, W हो जाती है डी लैम्डा अपॉन डी। इसका मतलब हमारी विड्थ जो होती है वो बढ़ जाती है। कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। लैम्डा की वैल्यू को घटा दें, अगर लैम्डा की वैल्यू को घटा देंगे तो कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे इन्होंने जो ऑप्शन दिया है सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज, जो हमारा है एंगुलर सेपरेशन है, ये घट जाता है, विड्थ घट जाती है, फ्रिंज की विड्थ हमारी जो होती है वो कम हो जाती है। बेटा मैं आपसे ये कहूँगा, इस पेज को, इसको पूरा अच्छे से लर्न करो, पूरा का पूरा सारे बच्चे इस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लर्न करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा एक बात समझ लीजिएगा, इन्होंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, और हर क्वेश्चन के लिए और एनसीईआरटी में बेटा सॉल्व भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ कर जाइए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, और उसको ज़रूर पढ़िएगा। आइए
बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं हम लोग कि सेपरेशन। देखो फ्रेजनल सेपरेशन होता है और कहा जाता है, देखो ये वैसे आया नहीं कभी, है ना, लेकिन एक छोटा सा जरा सा क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डिस्टेंस ऑफ द रे ऑप्टिक्स, फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ रे ऑप्टिक्स वैलिड गुड अप्रोक्सीमेशन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर अपर्चर का साइज 3 मिलीमीटर का हो, बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है ना, बहुत चौड़ा है साइड, मतलब आप ही समझ लीजिए अपर्चर हमारा लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, तब कहीं डिफ्रैक्शन होता है। आप समझ रहे हैं, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में हो, ये तो मिलीमीटर में है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सवाल इस पे यही बन सकता है कि अगर अपर्चर हमारा 3 मीटर में हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, डाया हमारा मिलीमीटर सेंटीमीटर में हो, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में ना हो, तो लाइट हमारी डिफ्रैक्ट नहीं करेगी, आगे बढ़ जाएगी। कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा आपके पास, और कहते हैं प्रोड्यूस्ड बाय लेजर बीम, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, न्यू की वैल्यू गिवन है 6×10 की पावर 14, और पावर इमिटेड बाई पावर इमिटेड मतलब पावर की वैल्यू भी दी गई है आपको 2×10 की पावर -3 वॉट। एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट बीम। अरे भाई पहला वाला पार्ट हमें कह रहा है, तो E= सारे बच्चे निकाल देंगे, बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर देंगे ना। दूसरा वाला पार्ट आइएगा, कहते हैं इन्होंने निकाला भी हुआ है, देख लीजिए निकाल दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा कहते हैं हमसे हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो होता है, याद रखिएगा हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कोई कहे, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर कहे आपसे, तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एच न्यू। अगर टोटल एनर्जी को एच न्यू से डिवाइड करेंगे तब आएगा नंबर ऑफ फोटॉन, पर सेकेंड बोलेगा तो पावर ले लेंगे और इसको हम एच न्यू से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और क्वेश्चन इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है, एनसीईआरटी में बहुत प्यार से इसको समझाया गया है बेटा, है ना। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम। सीजियम का वर्क फंक्शन लोवेस्ट होता है, यू नो वेल, आपको पता है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम, नो प्रॉब्लम। W होता है h न्यू नॉट, न्यू नॉट की वैल्यू होती है W/H, और बेटा हम 2.14, और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में बदल दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बदल दें, जूल में, और H से डिवाइड कर देंगे, और बेटा हमारा आंसर यहां से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। कर दिया सारे बच्चों ने, याद रखिएगा जूल में बदलना पड़ेगा। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट अगर हमारी है ब्रॉट टू 0, अगर कह रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0, हमें वेवलेंथ निकालनी है, और कट ऑफ पोटेंशियल हमको कह रहा है, बेटा फॉर्मूला होता है EVC=hc/λ-w। मैंने कहा था इसको मत लगाइएगा, मैंने कहा था इसको लगाइएगा। EVC होता है 12400 या 12375, बेटा लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रख देना, -w आ जाएगा। बेटा कितना वोल्ट है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा 12400, और डिवाइडेड बाई लैम्डा निकालना है 2.14 आ जाएगा। बेटा इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा 2.2, और इसको डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहां से लैम्डा आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 2.2, और सॉल्व करिएगा डायरेक्ट ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो अप्रॉक्स इसका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ जाएं प्यारे बच्चों। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर दे रखी है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H/m/v कर दीजिए आप, और H की वैल्यू मालूम है, M की वैल्यू मालूम है, V की वैल्यू मालूम है, आ जाएगा आंसर। बॉल ऑफ मास दिया है तब भी हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा, तो बॉल वाला केस भी हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि बॉल वाली जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो हम कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे बेटा। अगले वाले पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और एंड अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन की, अल्फा की और प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? बेटा हमें पता है h/√2 इंटू m इंटू ई होता है। हमको ये बात पता है कि हमारी अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमारे पास आ जाएगा मास के इनवर्स। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, मास ऑफ प्रोटॉन उससे ज्यादा, मास ऑफ अल्फा सबसे ज्यादा। अल्फा के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। अल्फा के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। जिसका मास ज्यादा उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी बेटा सबसे छोटी हो जाएगी। बोला गया है particle is moving 3 times as fast as electron, the ratio of the de Broglie wavelength of the particle हमसे कह रहा है of the particle to that of the electron, हमसे कह रहा है बेटा रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड। बेटा एक काम करते हैं, पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है m इंटू पार्टिकल, है ना। पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है m पार्टिकल और v पार्टिकल, और बेटा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/m इलेक्ट्रॉन और v इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे एक काम कर लें, रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया है Vp/Ve का रेशियो दिया हुआ है प्यारे बच्चों। Vp/Ve का रेशियो दिया है तो Me आ जाएगा, Ve आ जाएगा, Mp आ जाएगा, Vp आ जाएगा। कर लोगे ना, हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली बेटा आपको कैलकुलेट द पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल निकालना है। ये रेशियो कितना दिया है 1.813 10 की पावर आ जाएगा -4, है ना। और बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v ले लो तो पार्टिकल की वेलोसिटी 3v हो जाएगी। सारे बच्चों को मास ऑफ पार्टिकल निकालना है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट वाले पर आ जाइए। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो 100 वोल्ट अगर आपको दिया है बच्चों तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगा देंगे 12 बेटा एक बात याद रखिएगा 12.27/√, आ जाएगा हमारे पास v। और बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए 12.27/√, आ जाएगा बेटा 100 और 10 कर देंगे 1.22 आ जाएगा। तो 1.22 बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में, हो जाएगा ना। अच्छा बेटा, इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कंप्यूट द ऑर्बिट रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझो बात को, समझो। इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये आपका हाइड्रोजन एटम है ना। अब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और पहली ऑर्बिट में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब 13.6 एनर्जी हमको आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा, कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर दिया गया है तो बेटा आपको एक बात समझना है कि पहले ऑर्बिट में n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको याद कराया था, याद है सारे बच्चों को, याद है सारे बच्चों को, याद है कि नहीं, सारी एनर्जी याद है कि नहीं, काम बताया था ना। तो अब हमसे इससे लेना देना कुछ नहीं है, पहली ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होती है और पहली ऑर्बिट में कितनी हमारी रेडियस होती है। 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है रेडियस और वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, कुछ करना ही नहीं, काम खत्म, रट्टा मारी लिया आपने, पता है, सब याद है आपको, है ना। बस केवल घबराहट है, और घबराहट हमेशा अच्छे काम के पहले होती है। हमेशा घबराहट जो होती है वो हमेशा ये लगता है कि यार कुछ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। क्योंकि ये उन्हीं बच्चों को लगता है जो बच्चे घबरा रहे हैं, वो बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से किए हैं, है ना। घबराहट बेटा तो फीलिंग ईगरनेस जो आपके दिमाग में आ रही है ना बेटा, ये केवल हम भूल रहे हैं, हम कुछ याद नहीं रह रहा है,
सब भूले जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपकी तभी हो सकती हैं बेटा जब आप बहुत अच्छे से अपने जो तैयारी आपने करी है उसको एक बार फाइनल टच दे दीजिए। 5 दिन का जो आका बचा हुआ है उसमें अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, मज़ा आ जाएगा बेटा। तो घबराहट होना तो लाजमी है और बेटा ये बड़ी सामान्य सी एक प्रॉब्लम है, सभी के साथ हो रही है। यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा रेडबर्ग फॉर्मूला की वैल्यू रख के करनी है हमें। ये बात मतलब हमसे कह रहा फर्स्ट 4 लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। हम जानते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए 1/λ और आर की वैल्यू पता ही है आपको 1.09 मैंने कहा था। इन्होंने बोला पुट कर लीजिए, लेकिन आपको इन्होंने बोला फर्स्ट 4, यानी कि मैं केवल आपसे ये कहूंगा ये तो पहली लाइन हो गई। लाइमन की पहली लाइन का मतलब जानते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन की पहली लाइन का मतलब है 2 से 1। तो हम लोग 1 2 3 4 5, अगर हम 2 से 1 करेंगे तो ये एनर्जी आएगी 10.2, सबको पता है। और अगर एनर्जी मालूम है तो हम लोगों को पता है 12,400 डिवाइडेड बाई एनर्जी कर देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। बताओ आइडिया है बेटा। हम अगर सेकंड की निकालेंगे लाइमन की तो सेकंड में कितना एनर्जी आ जाएगी, ये होती है माइनस का 1.51, ये होती है माइनस का 13.6, ये आ जाएगा 12.89, है ना। तो इसकी एनर्जी, इसकी कितनी वेवलेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी 12400, और सेकंड की और फर्स्ट की एनर्जी का डिफरेंस 12.89 के लगभग आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस अगर पता है तो हम वेवलेंथ किसी भी लाइन के किसी भी मेंबर की निकाल सकते, ये पक्का है, ठीक है। और मान लीजिएगा एनर्जी डिफरेंस, मान लीजिएगा किसी बच्चे ने कहा कि यही अगर हीलियम एटम है सिंगली आयनाइज, तो यही एनर्जी डिफरेंस जो आप 10.1 बोलते हैं पहली ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये हीलियम के केस में क्या हो जाएगा, Z² टाइम्स हो जाएगा। लिथियम 2 में क्या आ जाएगा, लिथियम में हमारा डबल आयनाइज में Z² टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस दिया है, ये दिया है, वो दिया है, न्यूक्लियर डेंसिटी पूछा है, तो ऑप्शन में आपको ज़रूर दिया जाएगा कोई ना कोई 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का ये ऑर्डर जो होता है ये पक्का पूछा जा सकता है, और न्यूक्लियर डेंसिटी ये ऑर्डर फिक्स रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों, मास पे डिपेंड करती ही नहीं, मास नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं है। हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वही आपके बेटा आयरन की भी है, वही बेटा लेड की भी है। बेटा आगे बता जाते, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं, डेल्टा mc², नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रख देंगे 1 ग्राम, बेटा हमारे आ जाएगा 3 × 10⁻, ग्राम का मतलब है किलोग्राम, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इन जूल। बेटा और कहता है कि इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU जो हमारा होता है वो 931.5 मिलियन के इक्वल है। बेटा यहाँ पे दिया है कि यूजिंग दिस मास डिफेक्ट। बेटा इसमें देखिएगा, आपको जब इसका फाइंड करना है तो ऑक्सीजन के लिए जब भी फाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट निकालेंगे हम लोग, 8 प्रोटॉन का मास, राइट। देखिए 8 प्रोटॉन का मास और 8 आपका न्यूट्रॉन का मास, और बेटा माइनस कर देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, राइट। ऑक्सीजन न्यूक्लियस का सही मास, तो रियल मास। बेटा अब आपका यहां से मास डिफेक्ट आएगा, और जब मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास डिफेक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से। तो किसी भी बच्चे को अगर ऑक्सीजन की निकालनी है, मास डिफेक्ट वगैरह निकालना है, तो हम लोगों को बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमें मास वगैरह सब एग्जाम में दिए जाएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में हमें कुछ वैल्यू हमें मानी जाती हैं कि डेटा में दी जाएंगी, लेकिन आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी, बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे ऑक्सीजन के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी जब निकल आएगी तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर मास नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। बच्चों द हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम अंडरगोइंग अल्फा डिके
और बेटा हमको अगर हाफ लाइफ पता है व्हाट इज द एक्टिविटी, और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी पूछा गया है तो एक्टिविटी को कहते हैं लैम्डा इंटू एन, और लैम्डा की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, और एन का मतलब होता है सैंपल में कितना, 1 ग्राम। एक बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, जब बात हम करेंगे अपनी, बेटा जब हम अपनी बात करेंगे सैंपल की बात करेंगे, और सैंपल में हमको अगर बेटा एक्टिविटी के केस में कोई सवाल पूछा जाता है तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये निकालने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, जैसे एवोगैड्रो नंबर है ना, तो उसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, 238 हो जाएंगे, 238। तो 238 ग्राम में अगर बोला जाता है कितना है यूरेनियम, तो 238 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, राइट। तो बच्चों हमें लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी बच्चे को कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हमें लगता है एवोगैड्रो नंबर सबको पता ही है, एवोगैड्रो नंबर पता है, राइट। 10 की पावर 23, 6.02, 6.6 ले लो, 10 की पावर 23 आ जाएगा। और बेटा हम यहाँ पे यूरेनियम में 238 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को निकालने का तरीका समझ गए होंगे। एनसीईआरटी में कैलकुलेशन किया है, एनसीईआरटी में उन्होंने कैलकुलेशन किया है, इतना लंबा कर दिया है कि हम लोग जो है बेटा 10 की पावर 23 उन्होंने 10 की पावर 26 कर दिया है, डिवाइड करके किलो मोल करके किलो मोल निकाल दिया है। आप केवल एक काम करो ना कि 238 ग्राम में नंबर ऑफ प्रेजेंट, पॉइंट भी हटा दो, है ना, और 1 ग्राम में कितने हैं, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन लंबा आ जाता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे और हमारी एक्टिविटी आ जाएगी बेटा। तो कैलकुलेशन कुछ लंबा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए तैयार रहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यू में देखेंगे बेटा तो लगाए हैं और अच्छा मतलब वहाँ कैलकुलेशन किया गया है ना। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो। एक बढ़िया सवाल बेटा यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइटियम का कि हाफ लाइफ हमारी 12.5 ईयर दी गई है, कहते हैं बीटा डिके करता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल प्योर ट्राइटियम विल रिमेन अनडिके 25 साल में, यानी 2 हाफ लाइफ पूरी हो गई। कितनी हाफ लाइफ पूरी हो गई, 2 हाफ लाइफ बेटा पूरी हो गई, और 2 हाफ लाइफ के बाद हमारा मटेरियल 3/4 डिके होता है, और देखो एक हाफ लाइफ में 1/2 और एक और हाफ लाइफ में 1/4। तो इसका मतलब हमसे कह रहा है अनडिकेड, यानी बचा हुआ हमारा जो है वो 1/4 है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ द मटेरियल हमारा अनडिकेड होगा। 1/4 ऑफ द मटेरियल 25% हमारा अनडिकेड होगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग याद रखते हैं ना बेटा, 12.5 फिर 12.5, एक हाफ लाइफ, एक और हाफ लाइफ। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं इसमें आपको ये सिखाना चाहता हूं कि क्यू वैल्यू जो होती है किसी भी अल्फा डिके में, जैसे मान लीजिएगा अल्फा डिके कहा है तो 92 यूरेनियम 238, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डिके, और अल्फा डिके जब कहा है तो हमें यहाँ पे 90 थोरियम 234 बनेगा और एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा और साथ में निकलेगी एनर्जी। जब हमें एनर्जी निकालनी होती है ना तो रिएक्टेंट का मास और ये प्रोडक्ट का मास है बेटा, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम और मल्टीप्लाइड कर देंगे 931.5 का। इन्होंने सी स्क्वायर का क्यों किया है, क्योंकि ये फंडामेंटली ये बात बताते हैं। जब इन्होंने मास ऑफ यूरेनियम रखा, मास ऑफ थोरियम रखा, मास ऑफ हीलियम रखा, सी स्क्वायर की जगह आप क्या कर दोगे 931.5, जो इन्होंने बाद में किया है। डायरेक्ट आंसर हमारा मिलियन में आ जाएगा। तो क्या क्यू वैल्यू आप लोग कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यू वैल्यू का हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं आप लोगों से ठीक
एक और चीज यहां पे आती है बेटा हमारे पास, जैसे हाँ कहता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, वाई इज कार्बन इंसुलेटर। तो कार्बन इंसुलेटर होने की मैंने आपको चार वजह बताई थी बेटा। हाँ, कार्बन इंसुलेटर होने की चार वैल्यू बताई थी मैंने आपको। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली चीज है कार्बन इज नॉट सेमीकंडक्टर, क्योंकि कार्बन जो होता है हमारा एक तो फोर्थ ग्रुप में सबसे छोटा साइज का होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, और एनर्जी गैप हमारा सिलिकॉन की एनर्जी गैप से मैच नहीं करता है, या सेमीकंडक्टर से मैच नहीं करता है, इंसुलेटर से मैच करता है, इसीलिए होता है। पर्पस ऑफ सपोज अ प्योर सिलिकॉन में नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज एटम्स, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के एटम्स दिए गए हैं, इट इज डोप्ड बाई 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट। तो मतलब 1 पार्ट पर मिलियन से हमने इसको डोपिंग करी गई है। मतलब बेटा आप एक बात सारे बच्चे समझ लीजिएगा, सारे बच्चे समझ लीजिएगा कि 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 पी बोला ना 1 ppm, तो 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में सिलिकॉन में एक एंटीमनी एटम है। 10 की पावर 6 सिलिकॉन में कितने एंटीमनी एटम्स हैं बेटा, एक एंटीमनी एटम। 10 की पावर 6 में कितने एंटीमनी एटम्स हो गए बेटा, 1 एंटीमनी एटम। मेरी बात समझ गया सारे बच्चे, है ना। और आपके पास कितने हमारे सिलिकॉन एटम्स हैं टोटल प्योर, देखो ये कह रहा है कि जो डोपिंग का रेशियो है वो 1 पार्ट पर मिलियन है, समझो बेटा। मतलब 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है डोपिंग रेशियो, और डोपिंग रेशियो 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक कितना मिलाओगे आप, पेंटावेलेंट 1, और हमारे पास टोटल कितना सिलिकॉन है 5 × 10 की पावर 28। तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास सिलिकॉन में नंबर ऑफ आर्सेनिक आ जाएंगे 1/10 की पावर 6 और 5 × 10 की पावर 28, और बेटा ये आ जाएगा 10 की पावर 25 × 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो बेटा ये है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन में पेंटावेलेंट एटम डोपिंग मिलाने पर। तो जितने आपके आर्सेनिक एटम्स आते हैं उतने ही आपके बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिल गई है, होल कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डोपिंग के बाद पता है, और बिफोर डोपिंग हमारी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हमको दी गई है Ni। तो हमारे पास NH डैश की वैल्यू हो जाएगी Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ne डैश। तो Ni की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाई Ne डैश की कितनी वैल्यू है 5 × 10 की पावर 22 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 4.5 10 की पावर 9 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो मेरे बच्चों आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि डोपिंग के पहले और डोपिंग के बाद में हमारा फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करिएगा, और इस फॉर्मूले की खास बात होती है कि ये कंसंट्रेशन डोपिंग के पहले की है और ये कंसंट्रेशन डोपिंग के बाद की है। और कितना, जैसे मान लीजिए एक बच्चा मान लीजिए कि 2 लड्डू खा सकता है, और क्लास में 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों के लिए कितने लड्डू, तो 400 लड्डू चाहिए, है ना। तो ऐसे ही निकाला है कि सिलिकॉन में डोपिंग करनी है तो पहले 5 × 10 की पावर 28 सिलिकॉन में कितने हमें आर्सेनिक चाहिए वो निकालो पहले, और जितने आर्सेनिक चाहिए उतने ही एक आर्सेनिक है ना, एक एंटीमनी आर्सेनिक या फॉस्फोरस, एक पेंटावेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। हर पेंटावेलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डन, ओके। तो बेटा हमारे पास देखो फाइनली एक है हमारे पास एक डायोड पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, और हमसे कहा है कि कब निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है। ए हमारा दिया है जब डायोड करंट 15 मिली एम्पियर हो, तो करंट आपकी यहां है 15 मिली एम्पियर पे निकालना है। तो बच्चों एक काम करते हैं, 15 मिली एम्पियर पे निकालने का मतलब जानते हैं आप, मतलब 15 मिली एम्पियर पे करंट निकालने का मतलब जानते हैं हमने क्या चेंज किया बेटा।
यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस निकालना है जब करंट हमारी 15 मिली एम्पियर है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, आई वी जो ग्राफ होता है, आई वी ग्राफ में रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, ये 1 अपॉन स्लोप आ जाता है। एक्चुअली स्लोप क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, इसको हम लोग कहते हैं स्लोप बेटा। तो सारे बच्चे डेल्टा आई यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। हम लोगों को एनसीईआरटी में बेटा मतलब इतने ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से लग रहे हैं कि हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और ये उन्होंने दिया हुआ है साफ साफ कि ए वाले पॉइंट पर सारे बच्चे देख लीजिएगा, इन्होंने बोला है कि जब 15 मिली एम्पियर की करंट होती है, तो 15 मिली एम्पियर की करंट कब होती है, 10 और 20 के बीच में होती है। तो 10 पर वोल्टेज कितना है, 0.8, और 10 पे वोल्टेज है, 10 पे है 0.7, और 20 पे कितना है 0.8। तो डेल्टा वी कितना आ गया, 0.8 माइनस 0.7। और यहां से यहां तक की करंट कितनी चेंज हो गई, ये हो जाएगी डेल्टा आई की वैल्यू, और ये आ जाएगी 20 माइनस 10, ये आ जाएगा 0.1, और ये आ जाएगा 10। ये है मिली एम्पियर और ये है वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर बेटा यहाँ से आ जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पर एक बात ये बोली है साफ साफ कि 10 माइनस 10 वोल्ट पर करंट कितनी होगी। तो इन्होंने जिस हिसाब से बताया है कि जो जीरो है ना, देखो 1 माइक्रो एम्पियर शो किया गया है, तो माइनस 10 वोल्ट पर 1 माइक्रो एम्पियर दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू कर्व, कर्व के अकॉर्डिंग। ये हमारा ग्राफ एनसीईआरटी में कह रहा है कि हमारा करंट की वैल्यू दी गई है ना माइनस 10 वोल्ट पे, तो हमारी करंट कितनी है बेटा, करंट कितनी है 1 माइक्रो एम्पियर, और वोल्टेज कितना है आपका -10, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा V अपॉन आई, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6 आ जाएगा, क्योंकि इसको -6 कहेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। एक्चुअली बेटा बात क्या करनी है कि हमको दो जगह पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक जगह पे रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे 15 मिली एम्पियर की करंट पे, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। जहाँ पे स्लोप नहीं निकाल पाओगे तो वहाँ पे 2 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे ना आपको, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पता है और यहाँ पे वैल्यू पता है, इसलिए स्लोप हम उन्हीं दोनों पॉइंट पे निकाल पाएंगे, ठीक। और दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है जब हमारा वोल्टेज वी दी -10 हो जाए, -10 पे हमारी करंट कितनी दी गई है, तो सीधे सीधे हम निकाल देंगे, हमारे पास V अपॉन आई कर देंगे, V की वैल्यू पता है और I की वैल्यू पता है। बच्चों आज के इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट वीडियो देकर मैं ये चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर लगा के जाइए, और इसको बेटा किसी भी कंडीशन पे आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आपने तैयारी की है, आखिरी मौके पर भी वैसे ही लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत अच्छे से खुश रहिए, और आखिरी समय पे आखिरी 2 दिन में तो बढ़िया से एकदम बिल्कुल प्रसन्न होकर अपना एग्ज़ाम देने जाइए। और लास्ट वाले जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन तो इतने खुश होकर उठिए और अपने फ़ोन पे अपनी डीपी चेंज करिए, सबसे सुंदर फ़ोटो लगाइए कि आप दुनिया के सबसे सुंदर हैं, है ना, और फ़ोटो लगाइए, फिर अपना देखिए, अपने चेहरे को देखिए कि ये एक हमारा फ्यूचर डॉक्टर जो है ना, ये आज के 15 साल बाद बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, हैं, और बढ़िया डीपी चेंज करके अपना फिर जाइए अपना पेपर देने के लिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।